हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है पटना कलम शैली के विषय में। ठीक है। और आज का जो डिस्कशन है वो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पटना कलम शैली के विषय में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पटना कलम शैली के विषय में कुछ बातें बताता हूं। जैसे आपको अगर इसके इंट्रोडक्शन के रूप में लिखना होगा भूमिका के विषय में, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका विकास कैसे हुआ। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि 18वीं सदी के आसपास ये कला विकसित हुई। ठीक है। और ये आखिर है क्या? तो ये लघु चित्रकला की एक शैली है। ठीक है। लघु चित्रकला की शैली है और ये पटना और उसके आसपास ये विकसित हुई है। जैसे कि पटना के कुछ मोहल्लों का जिक्र है, आप जब पढ़ेंगे विस्तार से तो आप देखेंगे उसमें दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा, दानापुर, इन सभी का जिक्र है उसमें, मुगलपुरा, ये सभी। और इसकी विशेषता के आधार पर इसको हम लोग जैसे पुरुषों की चित्रकला शैली कहा जाता है, इसे हम ये कहें कि कजली स्याही शैली भी कहा जाता है। ठीक है। और ये मिश्रित कला शैली है। मिश्रित कला शैली इस मामले में कि इस पर मुगल चित्रकारी का भी असर है, इस पर यूरोपीय चित्रकारी का भी असर है और जो स्थानीय चित्रकला है उसका भी इस पर अच्छा खासा असर है। तो भूमिका के तौर पर आप चाहे तो इन सभी बातों का उल्लेख आप कर सकते हैं। अब दूसरा अगर हम बात करें इसके उद्भव और प्रसार के, ठीक है, तो उद्भव की बात करें यानी कि कैसे आखिर ये जो कला परंपरा है, ये चित्रकला की जो शैली है, ये किस प्रकार से फली फूली, उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए चित्रकला शैली का अगर विकास कहे भारत में तो प्राचीन काल से ही रहा है। लेकिन अगर हम मध्यकाल की बात करें, खास करके मुगल के समय की बात करें, तो आप पाएंगे कि अकबर, जहांगीर, इन सभी के दरबार में बड़े बड़े चित्रकार हुआ करते थे। लेकिन यह चित्रकारी की जो शैली है, यह राजकीय संरक्षण में जो पल बढ़ रही थी, औरंगजेब के समय यह जो है इसका संरक्षण का अभाव हो गया। यानी कि औरंगजेब ने जितने भी चित्रकार थे, कलाकार थे, उनको संरक्षण देना बंद कर दिया। जब उनको संरक्षण देना बंद कर दिया तो जो कलाकार थे, जो चित्रकारी करते थे, ठीक है, तो ये चित्रकार बंगाल के क्षेत्र में जाकर के इनका पलायन हो गया। पलायन हुआ और मीर जाफर का समय था। उस समय की बात अगर हम करें तो मीर जाफर के समय तक देखें तो वहां पर बंगाल में कलाकारों को संरक्षण प्राप्त हुआ और वहां मुर्शिदाबाद के आसपास ये कलाकार वहां पर जो है जमा हो रहे थे, या यूं कहे कि वहां पर इस कला का सृजन हो रहा था। फिर क्या हुआ कि मीर जाफर ने तो संरक्षण दिया, लेकिन मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, फिर इस जो चित्रकारी को प्रश्रय देना बंद कर दिया, या हम ये कह सकते हैं कि हतोत्साहित किया। इस के कारण क्या हुआ कि अब जो कलाकार हैं वो जा करके पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वो लोग जमा होने लगे। जैसे हम कहें पटना में तो हुए ही आरा, दानापुर, ठीक है, बेतिया, पूर्णिया, ये इन सभी क्षेत्रों में प्रवास किया। और खास करके जो केंद्र बना वो पटना बना, और पटना के जो विशेष मोहल्ले, जैसा कि हमने भूमिका में ही हमने बात किया था कि आपका दीवान मोहल्ला, मुगलपुरा, लोधी कटरा, ये सभी जगह है, मच्छरहट्टा, ये सभी जगह जहां पर ये कलाकार जो है वहां पर संकेंद्रित हो गए। और इसीलिए इस कला शैली का जो नाम है वह पटना कलम शैली पड़ा है। ठीक है। इस पटना कलम शैली का अगर उदाहरण आप जाके देखेंगे तो विभिन्न संग्रहालयों में मिलेगा, और आपको कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में भी इसके प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रमुख विशेषताओं की, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा वो विशेषताएं ही पूछे जाते हैं, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है कि यह मिश्रित कला है। मिश्रित कला किस प्रकार से कि आप देखें कि पहले ये लोग जो कलाकार हैं यह मुगल दरबार में रहा करते थे, तो इस पर मुगल चित्रकारी का बहुत ज्यादा असर था। ठीक है। तो मुगल चित्रकारी में जो रंग और शैली की जो विशेषता है, ये पटना कलम शैली में जो
विशेषता अगर देखें रंग और चित्रकारी की शैली की, तो ये कहीं ना कहीं ये मुगल चित्रकला से प्रभावित है। ठीक है, फिर दूसरी अगर बात करें, दूसरा अगर हम देखें तो ये हम देखें कि अब चूंकि देखिए अंग्रेजों का भी इसमें समर्थन प्राप्त हुआ था। जब पटना के क्षेत्रों में प्रवास जो कलाकार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो उस समय ब्रिटिश आधिपत्य समय चल रहा था, तो वहां पर अंग्रेजों का भी समर्थन प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पद्धति में अगर देखते हैं आप, ब्रिटिश चित्रकारी पद्धति में देखें, जैसे छाया पद्धति हो गया, जल रंग यानी कि वॉल पेंटिंग हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं आपको जो देखने को मिलता है पटना कलम में, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शैली से ही मिलता है। तो दूसरी बात तो ये, और देखिए भले शैली की बात करें तो शैली मुगलों से प्रभावित थी। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ जल रंग और छाया जो देखते हैं पद्धति, वो ब्रिटिशों से प्रभावित थी, ब्रिटिश कला शैली से प्रभावित थी। लेकिन स्थानीय कला शैली का भी इस पर अच्छा खासा असर रहा, क्योंकि इसमें जो भी बनाया जाता था, यानी कि विषय वस्तु जो हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो स्थानीय विषय वस्तु ही हुआ करते थे। तो ये चीजें हैं। तो हमने सबसे पहले विशेषता हमने क्या देखी कि यह जो है मिश्रित कला थी। दूसरा अगर देखें तो इसमें लोक जीवन की प्रधानता थी। आप जब पटना कलम शैली के चित्रकारी देखेंगे तो उस चित्रकारी में आप पाएंगे कि उसमें किस प्रकार के जो चित्र बनाए गए हैं। तो आप पाएंगे कि उसमें कहार, वो पालकी ढोता हुआ कहार, लुहार, सोनार, ठीक है, सब्जी बेचती या फल बेचता हुआ आदमी, औरतें, ये सभी जो है उसमें दिखाई जाती थी। अर्थात इसमें हम ये बात करें कि पटना कलम शैली में लोक जीवन की प्रधानता थी। ठीक है, अगली विशेषता की बात करें तो इसमें मुगल दरबारी विषयों से भिन्नता थी। ठीक है, आखिर हमने अभी जो इसका बैकग्राउंड देखा, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा कि मुगल चित्रकारी से यह मतलब ये जो इसका विकास हुआ था, मुगल चित्रकारी के द्वारा ही इसका विकास हुआ था। लेकिन होने के बावजूद भी इसके विषय वस्तु में मुगलों से भिन्नता थी। जैसा कि हमने कहा कि इसमें लोक जीवन की प्रधानता थी, और अगर मुगल चित्रकारी में देखें तो कहीं राजकीय ठाट बाट और राजकीय शासकों के शानो शौकत का उसमें उल्लेख हुआ करता था, उसमें चित्रांकन हुआ करता था। तो ये चीजें हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें इसके तो इसमें इस कला पद्धति में बॉर्डर का अभाव था। बॉर्डर आप जानते होंगे, जब चित्रकारी होती है कैनवास पर, तो कैनवास के जो चारों तरफ है, कैनवास के चारों तरफ, तो उसमें आप जो देखते होंगे कि एक बॉर्डर बनता है, उस बॉर्डर को भी डिजाइन किया जाता था। तो अगर आपको जानना है तो आप मधुबनी चित्रकारी को देखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। वहाँ बॉर्डर काफी बेहतरीन ढंग से बनाई जाती है। ठीक है, ताकि ये जो कैनवास जो है निखर के सामने आए और एक सुसज्जित तरह से जो है वहां पर दृश्यांकन हो सके। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पटना कलम शैली में बैकग्राउंड का अभाव हुआ करता था, ये है। इसके बाद देखें तो इसको कजली स्याही शैली कहा जाता है। पटना कलम शैली को कजली स्याही शैली कहा जाता है। अब कजली स्याही शैली किस प्रकार से, आप पाएंगे कि कलाकार इसमें तूलिका उठाकर सीधे कैनवास पर चित्रांकन शुरू कर देते थे, यानी कि बस स्याही से और जो है शुरू कर, मैंने कजली स्याही इसको कहा जाता है। दूसरा ये देखें कि ब्रिटिश जल रंग पद्धति का इस पर प्रभाव था। हमने तो प्रारंभ में ही कहा कि 3 प्रकार के कलाओं का ये मिश्रण देखने को मिलता है, जैसे कि मुगल, ब्रिटिश और स्थानीय कला। तो ब्रिटिशों की जो जल रंग पद्धति है और जो छाया पद्धति है, उसका जो है इस पर प्रभाव पड़ा है। फिर देखें इसमें तो पटना कलम शैली में जिस प्रकार से, चूंकि प्राचीन समय की बात हो रही है, सिंथेटिक रंगों का आविष्कार उस स्तर पर हुआ नहीं था, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। अगली विशेषता यह है कि प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है। अब जैसे कि आपको काला रंग लेना है तो काजल का रंग ले लिया, हल्दी से पीला रंग ले लिया। इस प्रकार से मतलब ये बातें थी कि जो रंग हैं वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। ठीक है, इसके बाद और देखें तो विशेष प्रकार का ब्रश हुआ करता था, और ये ब्रश गिलहरी के पूंछ के, भेड़, बकरी, इस सब के जो बाल हुआ करते थे उससे ब्रश बनाए जाते थे। ठीक है, तो ब्रश भी एक तरह से प्राकृतिक ब्रश ही थे, प्राकृतिक पदार्थों से ही बने होते थे, और जो रंग है वो भी प्राकृतिक रंग थे। तो ये है। इसके बाद अगर हम कहें तो
सीमित लेकिन गहरे रंग का प्रयोग होता था, यानी कि गहरे लाल, गहरा पीला, गहरे काला, तो इन सभी रंगों का इस्तेमाल इसमें होता था। तो हम ये कहें कि गहरे रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है पटना कलम में। इसके बाद अगर हम देखें और अगली विशेषता के बारे में, तो दिया है कि शरीर विज्ञान का स्पष्ट ज्ञान था। जो कलाकार हुआ करते थे, जब आप चित्रकारी देखेंगे तो पाएंगे कि पटना कलम में जो आदम का तस्वीर बनाई जाती थी या मानव, अधिकांश मानव की आकृति आप पाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि शरीर का, जैसे नाक, नक्श, आंख, जो इसका जो मतलब चित्रांकन किया है वो काफी सूक्ष्म और बारीक लगता है। इससे यह पता चलता है कि जो कलाकार हैं उनको शारीरिक विज्ञान की कितनी समझ थी, ठीक है, और कितनी बारीक चित्रकारी करते थे। कि आप मूंछ देखेंगे, मूंछ, नाक, इसकी जो एक होता है ना कि जो मानव अगर आकृति बना रहे हैं या मानव का ये चेहरा बना रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मतलब जीवंत हो उठता है, ये चीजें हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि शरीर विज्ञान को उनको स्पष्ट ज्ञान था और मानव आकृति की विशिष्ट पहचान है। इस पूरी कला शैली में आप देखेंगे अधिकांशतः आपको मानव की आकृति ही दिखाई देगी, ठीक है, मानव की आकृति आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसमें आम जनजीवन में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरी कला शैली जो है आम जनजीवन से ही प्रभावित थी, ठीक है। तो इसमें अधिकांशतः जो है इसमें चित्रकारी जो है मानवों की गई है, ऐसा नहीं फूल पत्ती या भगवान, ऐसा कुछ किसी प्रकार का चित्रांकन नहीं मिलता है। तो ये है। फिर अगर और कहें तो कागज प्रधान माध्यम था, ठीक है, हालांकि चमड़े पर, हाथी दांत पर, धातु पर, इस सब पर होता था, लेकिन मूल रूप से कागज के जो कैनवास हुआ करते थे उस पर जो है अधिकतम चित्रकारी हुआ करती थी, वो है। फिर अगर देखा जाए तो ये कम खर्चीली थी, ठीक है। अगर पेंटिंग को देखेंगे तो उसमें उत्कृष्टता कला की है, इसमें खर्च की नहीं है, पैसे की प्रधानता इसमें नहीं है। और इसका आलोचक यह भी कहते हैं कि इस समय कलाकारों के पास पैसे नहीं थे तो पैसे लगाएंगे कहां से, तो वो इसमें कम खर्चीली पद्धति जो है ये थी। अगर देखिए कम खर्चीली होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि उसमें उत्कृष्टता नहीं हो, ठीक है। तो ये पटना कलम शैली पर यह लागू होती है कि कम खर्चीली होते हुए भी अत्यंत उत्कृष्ट कला जो है, कला के रूप में चित्रकला जो शैली है वो हम देखते हैं। इसके बाद देखिए तो पुरुष प्रधान शैली है। देखिए अब जब चित्रों को अगर आप देखेंगे तो एक तो वहां अधिकांश आपको पुरुषों की चित्र दिखाई देंगे, और जो कलाकार हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमुख कलाकार इसमें कौन कौन है, तो प्रमुख कलाकारों में अधिकांश पुरुष ही आपको दिखाई देंगे, अधिकांश तक क्या लगभग सभी जो है पुरुष ही दिखाई देंगे। तो ये चीज, इसलिए इसको पुरुष प्रधान शैली कहा जाता है। इसके बाद देखिए मतलब ये इस कला शैली के विषय में कहीं ना कहीं ये व्यावसायिक व दस्तावेजी स्वरूप इसका दिखाई देता है। अब किस प्रकार से व्यावसायिक स्वरूप दिखाई देता है, तो आप जरा सोचे कि अगर पटना कलम शैली में चित्रों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, सबका उल्लेख कहीं ना कहीं आप चित्रों के माध्यम से समझ पाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक तरह से वो दस्तावेज की तरह है। तो पटना कलम शैली का जो चित्र है वो एक तरह से दस्तावेज प्रकट करता है, ठीक है, किन चीजों का, तो उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के विषय में, ठीक है। अब ये देखें कि बिना राजकीय संरक्षण के ये जो कला शैली विकसित हुई है, इसके बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो शैली विकसित हुई है पटना कलम। जब देखिए पहले तो मुगल शैली थी और ये कलाकार का पलायन हुआ। पटना कलम शैली तब विकसित तब हुई जब लोग पटना में आए, पटना के आसपास में आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी चित्रकारी का मतलब जो है प्रदर्शन किया। तो पटना कलम शैली तो वहां से जाके होती है, यानी कि अब यहां तक सोचे कि किसी भी प्रकार के न तो मुगलों का संरक्षण प्राप्त था, न बंगाल के नवाबों का संरक्षण प्राप्त था, तो ऐसे ही फलती फूलती यह जो है कला थी। तो बिना राजकीय संरक्षण के इसका विकास हुआ। अब हम प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं, ये हम विशेषता देखें। तो इन विशेषताओं के बाद अब हम देखते हैं प्रमुख कलाकार कौन थे। दोस्तों प्रमुख कलाकार में अगर देखें तो हम लोग इसको सदीवार ढंग से बांट देते हैं। जैसे कि 18वीं सदी में
19वीं सदी में और 20वीं सदी में कौन कौन कलाकार हुए, तो इनको अब देखते हैं। देखिए 18वीं सदी प्रारंभिक दौर था, तो इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा प्रमुख आता है प्रमुखता से, उनका नाम है सेवक राम। ठीक है, ये प्रारंभिक चित्रकार थे। अगर पटना कलम शैली की बात करें तो 18वीं सदी के चित्रकार थे सेवक राम। 19वीं सदी में कई चित्रकार आए। ठीक है, उसमें आप देखेंगे उल्लास लाल, माधव लाल, महादेव लाल, ठीक है, शिव दयाल, यमुना प्रसाद, ये सभी। और देखिए 19वीं सदी जो है पटना कलम शैली के लिए ये गोल्डन पीरियड जो है कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि आप होली, दिवाली या उत्सवों का जो चित्रांकन मिलता है, वो हुलास लाल इसकी चित्रकारी किया करते थे। उनकी जो चित्र है होली और दिवाली का काफी फेमस है, हुलास लाल का। इसी प्रकार से रानी गांधारी का अगर देखें तो महादेव लाल द्वारा जो बनाई गई तस्वीर है रानी गांधारी का, वो काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद हम विरहिणी नायिका का देखें तो विरहिणी नायिका जो है वो माधव लाल जी ने वो बनाया है। इसका मुस्लिम निकाह का जो चित्रांकन मिलता है पटना कलम शैली में, शिव दयाल करके एक कलाकार थे, उनके द्वारा इनका चित्रांकन मिलता है। और यमुना प्रसाद जी ने काफी जो है रोचक एक चित्र बनाया, बेगमों की शराबखोरी, यानी शराब करती हुई बेगम जो थे उनका चित्रांकन मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 19वीं सदी के कलाकारों को देखा। और 20वीं सदी के जो कलाकार थे, लगभग अंतिम दौर के जो कलाकार थे, और यहाँ से अगर देखा जाए तो पतन जो है प्रारंभ होना शुरू हो गया। क्योंकि देखिए इस कला शैली का पतन होने का कारण ये भी था, एक तो क्या था कि उस समय जो आम जनजीवन था वो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत था, कलाकारों को उस तरह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। जो अंग्रेज जो थे वो उस मात्रा में मतलब वो खरीदारी नहीं करते थे, और आम जनजीवन के जो लोग थे, आम लोग, उनको खरीदने की हैसियत नहीं थी। तो कुल मिला के धीरे धीरे कलाकार जो इससे दूर जाते रहे, क्योंकि कलाकारों को अपना पेट भी भरना था, और धीरे धीरे यह कला जो है वह विलुप्त होती चली गई। तो 20वीं सदी के कलाकार जो है उसमें दो नाम आता है, दो प्रमुख नाम है। एक तो है आपका राधा मोहन बाबू, ये अगर कहें तो आचार्य थे, पटना कला महाविद्यालय के आचार्य। और दूसरे हैं ईश्वरी प्रसाद, और ईश्वरी प्रसाद के बारे में कहा जाता है ये अंतिम दौर के कलाकार थे, और इन्होंने पटना कलम शैली का एक अलग केंद्र बनाया कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता अगर केंद्र बना है तो ईश्वरी प्रसाद जी के अगर देखा जाए प्रयासों से ये बना है। तो दोस्तों हम लोगों ने कलाकारों के विषय में भी बात कर लिया, ये 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी के कौन कौन से कलाकार थे। अब आगे बात कर लेते हैं आलोचना के विषय में, क्योंकि आलोचनात्मक अगर परीक्षण करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप चाहे तो हर लाइन में अगर आप चाहे तो ये कर सकते हैं आलोचना। जैसे कि हमने कहा इसकी विशेषता की मिश्रित कला शैली है, तो आप आलोचना कर सकते हैं कि आलोचक कहते हैं यह कला शैली जो है कहीं ना कहीं वो क्या है कि वो एक मतलब इस पर जो है वो विभिन्न कलाओं का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये कार्बन कॉपी है, इस तरह से आप एक दे सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, अगर जैसे विशेषता में हमने पढ़ा लोक जीवन की प्रधानता है, तो आलोचना में उसी प्रकार से अगर आलोचनात्मक समीक्षा करने आप जाए तो उसी लाइन में आप जो है जोड़कर लिख सकते हैं कि इसमें मुख्यतः लोक जीवन की प्रधानता दिखाई देती है, जैसे धार्मिक जीवन और राजकीय ठाट बाट इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यह कला जो है वो अपने सीमित दायरे को बताती है। तो ये सभी चीजें जो है आपके लेखन शैली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन यह है कि इसमें भव्यता की कमी है। अब इसको आप विशेषता बना सकते हैं, आप इसकी आलोचना भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो इसकी जो है विशेषता है भव्यता की कमी, लेकिन आलोचक कहते हैं कि नहीं, भव्यता की कमी होने से क्या हुआ, इस कला शैली का जो प्रभाव पड़ना चाहिए, जितनी मतलब देखें यह कला शैली जितनी सूक्ष्म थी, जितनी उत्कृष्ट थी, उस तरह से इसका विकास नहीं हो पाया। तो इसमें यह कि इसकी भव्यता की कमी थी, और कुछ लोग इसकी विशेषता भी बताते हैं। भव्यता की कमी थी तो जो कला था वो निखर के सामने आ रहा था। तो अपने अपने हिसाब से है, तो आप अपना मत नहीं बोल करके आलोचक का मत या ऐसा कहा था इस प्रकार से आप जरूर लिखें। फिर उसके बाद देखें तो बॉर्डर का अभाव था इसमें, ठीक है, यहाँ तक कि पृष्ठभूमि का अभाव था, वो है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये आलोचना के रूप में आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब सवाल यह है कि पतन का कारण क्या था। जैसा कि हमने पहले बात भी किया कि पतन क्यों हुआ, इस कला शैली के पतन के कई कारण थे। सबसे पहला तो यही है कि राजकीय संरक्षण का अभाव था। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो कलाकारों का पलायन। ठीक है,
अब जैसे कि अंतिम दौर के जो कलाकार थे ईश्वरी प्रसाद, वो कहाँ चले गए? कोलकाता चले आए, यानी अलग केंद्र जो है कोलकाता बन गया, ये है। तो वहां के जो आसपास के जो कलाकार थे वो धीरे धीरे, चूंकि मैं आपको बताता हूँ कि रोजी रोटी का भी ये हो गया, इश्यू हो गया, ये चीजें हैं। तो पतन का एक ये भी कारण है। और सबसे बड़ा कारण जो कहा आता है वो प्रिंटिंग प्रेस और फोटोग्राफी का आविष्कार। जो ही प्रिंटिंग प्रेस और फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, जो जीवंत तस्वीरें हैं, वो जीती जागती तस्वीरें वो ऐसे ही प्राप्त होने लगी, तो लोग पटना कलम शैली से दूर होते चले गए। तो ये चीजें हैं। और अभी वर्तमान समय में अगर संरक्षण के प्रयास को देखें, क्या संरक्षण का प्रयास किया गया, तो सरकार द्वारा, बिहार सरकार की बात मैं कर रहा हूं, तो 2010 में और 2015 में इसके लिए कुछ प्रयास हुए हैं। जैसे 2010 में बिहार सरकार ने जो राजकीय कैलेंडर निकाला, जो सरकारी कैलेंडर, उसमें पटना कलम शैली का चित्रांकन किया गया। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि 2015 में तो एक पुस्तक, सरकारी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, बिहार की विरासत, ठीक है। तो इस पुस्तक में लगभग 350 पटना कलम शैली की चित्रकारी उसमें दिखाई दी है, ठीक है। तो ये है। अगर आगे की राह कहें तो अभी भी कुछ कुछ जो पटना के कुछ कुछ ऐसे कलाकार अभी बचे हैं, पुराने कलाकार, लेकिन इसको अगर बढ़ाया जाए, जैसे कि मधुबनी चित्रकला को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है, उस प्रकार से अगर इस कला शैली को भी अगर प्रश्रय दिया जाए सरकारों द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसमें एक रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और प्रशिक्षण जो है इसमें आवश्यक है, प्रशिक्षण और सरकारी नीति इसके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, पटना कलम शैली के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा, हमने भूमिका देखी, हमने इसकी विशेषता देखी, हमने प्रमुख कलाकारों को देखा, इससे पहले ही हम लोगों ने उसके बैकग्राउंड को देखा, उद्भव प्रसार को देखा, आलोचना को हमने समझा, फिर पतन के क्या कारण थे उसको भी हम लोगों ने देखा, और आगे की राह, वे फॉरवर्ड जिसे कहता है, वो आगे की राह हमने देखी कि किस प्रकार से पटना कलम शैली को हम लोग जीवंत कर सकते हैं, देख सकते हैं।